नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम बीच बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और हमारा आज का मुद्दा है पित्रोदा का बयान, भारत का अपमान। जी बिल्कुल ऋषिका, क्योंकि देश में चुनाव हो और नेता भड़काऊ बयान न दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई भी नेता के बयान को उठा के अगर देख लेंगे तो उनके बयान भड़काऊ बयानों से भरे पड़े हुए हैं, लेकिन पार्टियां भी उनके नेताओं पर कार्रवाई करने के बजाय बयानों से किनारा कर लेती है। सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से इस बयान से किनारा कर लिया, यानी कि पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इसी वक्त तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाएं कर रहे थे, उन्होंने भी इस पूरे बयान को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने इस बयान को शर्मनाक बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये भारत की विविधता का अपमान है, भारत का अपमान है। सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से जो भड़काऊ बयान दिया है, अब उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और इसको लेकर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में जो मेहमान है उनका परिचय करवा देता हूं और पूरी बहस को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ठीक मनीष जी, मेहमानों का परिचय हम कराएंगे, लेकिन जिस तरह से भारतीयों के रंग रूप से अब ये जो तुलना की गई है, सैम पित्रोदा के बयान ने एक बार फिर से सियासत में हलचल तेज कर दी है। लगातार जो कांग्रेस है वो इससे किनारा कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक और मुद्दा मिल गया है विपक्ष पर निशाना साधने का, और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ रमेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। प्रभात सक्सेना जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। विभांशु जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। संदीप पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। शुभकरण पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। इसी के साथ अभिषेक शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और इसी के साथ मैं एक बार फिर से हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं। रमेश शर्मा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या विवादित बयान देना, बिगड़े बोल देना नेताओं का दैनिक कार्य बन गया है? कुल मिलाकर के इसमें तो कोई शक नहीं कि कुछ नेता विवादित बयान देते हैं और बिगड़े हुए बोल बोलते हैं, और इसके पीछे दरअसल में उनकी जो मंशा होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो जो अंग्रेजों के सूत्र हैं जो भारत में छूट गए हैं, ये उनके कारण इस तरह की बात आती है। मैं दो उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। ये माना जाता है कि दासत्व का बोध शरीर से शुरू होकर के आत्मा तक जाता है, शरीर से मन पर जाता है, मन से बुद्धि पर जाएगा, बुद्धि से आत्मा तक जाएगा, और सत्व का बोध आत्मा से आरंभ होकर के शरीर पर आएगा। भीतर से प्रेरणा होती है कि मुझे सत्व को काम करना है। तो जिनकी आत्मा दासत्व में डूब जाती है, जिसको कहते हैं जिनकी आत्मा गुलाम हो गई, तो वो गुलामी के दौर से मुक्त हो जाए। जिसने उनको गुलाम बनाया था वो दूर चला जाए, तब भी वो उसकी चीजों को उसको सहेज करके रखते हैं कि वो यूं जूते रखता था और यूं खाना खाता था और यूं जूठन फेंकता था और यूं मुझे लात मारता था। वो बाकायदा इसको गौरव गान करते हैं। तो ये जो थ्योरी है कि भारत में दक्षिण का आदमी अलग है, उत्तर का आदमी अलग है, और रंग के आधार पर काला अलग है और गोरा अलग है, ये थ्योरी अंग्रेजों ने गढ़ी थी। भारत में न तो रंग का कोई भेद है, न स्थान का कोई भेद है, न जन्म का कोई भेद है। मैं दो उदाहरण मनीष जी आपको देना चाहता हूँ। हम में से सारे के सारे लोग, सैम पित्रोदा जी को छोड़ दीजिए, वो नहीं करते होंगे, सब जब पूजन करते हैं, एक मंत्र का पाठ करते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी हमारा एक ईश्वर कपूर के समान गोरा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि मेघ वर्णम शुभांगम, लक्ष्मीकांतम कमल वैभव मेघ वर्णम शुभांगम, तो वो मेघ के समान काला है। अगर आप किष्किंधा कांड में देखें, राम और लक्ष्मण चले आ रहे हैं तो कहा गया कि कोतुम श्यामल गौर शरीरा, इनमें दो भाई हैं, एक गोरा है और एक काला है। तो हमारे यहाँ रंग का भेद कहाँ है? हमारे यहाँ शिव हिमालय के ऊपर रहता है, नारायण दक्षिण समंदर के ऊपर रहते हैं। शिवलिंग अगर आप देखिए कि अमरनाथ बना हुआ है, दूसरा शिवलिंग रामेश्वरम है। तो कुल मिलाकर के उत्तर में शिवलिंग, दक्षिण में शिवलिंग, पूर्व में शिवलिंग। तो हमारे यहाँ रंग का कोई भेद नहीं है। सारे के सारे लोग आर्य हैं, सनातनी हैं, सारे के सारे लोग हिंदू हैं। अगर हिंदू ना होते तो भले कुछ लोग अंग्रेजों के कहने से गलत कहते तो उनका नाम उदयनिधि होता क्या, उनका नाम रामलिंगन होता क्या, नाम के अंदर करुणानिधि उनके नाम में होता क्या। तो कुल मिलाकर के पूरे की पूरी संस्कृति एक है, आर्य संस्कृति है। और ये जो अंग्रेज लोग सूत्र छूड़ गए हैं, उस तरीके से सैम पित्रोदा जी के जैसे बयान आते हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल यहाँ ये एक और है कि जब जो मानसिकता की बातें हैं वो अगर जुबान पे आ जाए तब तो पार्टियों को सजग हो जाना चाहिए। पार्टी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? नहीं, निश्चित रूप से इस पर पार्टियों को एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं मान करके चलिए, जो हमारी परंपरा के विरुद्ध है, जो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, जो हमारे संविधान के विरुद्ध है, अगर हम परंपरा और संस्कृति की बात ना भी करें तो हमारे संविधान ने
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रत्येक नागरिक को भारतीय माना। अब आज अगर आप उनको जीन्स के आधार पर अलग कहेंगे तो ये तो संविधान की भावना के भी विरुद्ध है। मैं समझता हूँ उनसे संबंधित राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रमेश जी, क्योंकि जिस तरह से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इसका विश्लेषण किया, क्योंकि लगातार अब हम इस तरह के जो बयान देख रहे हैं खासकर विपक्ष की ओर से लगातार आ रहे हैं, और जिस तरह से आपने बताया कि रंग रूप को लेकर हमारे भारत में कभी भी भेद नहीं किया जाता, बिल्कुल ठीक कहा है। क्योंकि अब जो विवादास्पद जो बयान दिया गया है उससे किनारा कांग्रेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सैम पित्रोदा को जिस तरह से हम बताते आए हैं कि कांग्रेस के सलाहकार हैं, वो कांग्रेस के पुराने सलाहकार हैं, तो कहीं ना कहीं इससे उनकी कनेक्टिविटी तो बनती है। शुक्रन पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी और सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप भारत में कहां से आते हैं? पूरब से, उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण से, कहां से आप आते हैं? जी, पूरब से। तो पूरब के लोगों के लिए पित्रोदा जी के जो बयान है आप उससे सहमति रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमति नहीं रखते जी, शुक्रन जी। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कांग्रेस के सलाहकार हैं, निश्चित तौर पर जब भी कोई कांग्रेस का बड़ा नेता होता है और उसका जनाधार खत्म होता है तो उन्होंने कहा कि एक टारगेट करो कि भारत के खिलाफ क्या बोलना है। हाँ। विदेश में जाएंगे तो कहेंगे भारत में बड़ी गरीबी है, बड़ी दैनिकता है, भुखमरी है। देखिए क्या होता है कि ये कांग्रेस के कुछ लोग तथाकथित, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन यदि नाम लूंगा हाँ तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये क्या होता है कि अपने देश के खिलाफ जाके बोलना और उसको रंग रूप में लेकर के बात करना, कभी महिला के खिलाफ, कभी देश के खिलाफ, कभी धर्म के खिलाफ, कभी संप्रदाय के खिलाफ, इस तरीके की बात बोल करके और अपने योग आकर्षण करना चाहते हैं कि मैं अच्छा बोलता हूँ। बिल्कुल। मैं मनीष जी एक बात बताऊं रिचिका जी, कि आप किसी के खिलाफ कोई भी आप निंदा करो, आपको ऐसा लगे कि मैं निंदा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन इसके बाद परिणाम क्या आते हैं कि लोग आदमी क्या कह रहा है, उनकी हैसियत क्या है। आज राहुल जी के कांग्रेस है, आज सलाहकार है वो, और सलाहकार होने के बाद अपने ही देश के खिलाफ, जिस देश की मिट्टी में रह रहे हो और जहां आपका मान सम्मान सब कुछ है, आज वही भारत के खिलाफ आप अनर्गल भाषा का प्रयोग करते हो। राहुल गांधी जाते हैं देश में, कहते हैं लोकतंत्र का गला घोट दिए, लोकतंत्र में बात सुनाई नहीं देने पड़ रही है। आखिर आप इतना मजबूत बनिए, आप इतना विपक्ष पे अपनी बात रखिए कि लोकतंत्र में आपकी बात रखने के लिए लो जो आपको टिप्स दे दी जाती है और जो आपको बात कर दिया जाता है, कभी आप आलू पे सोना उगाएंगे और कभी सोना पर आलू उगाएंगे। एक विपक्ष का नेता एक देश के प्रति सजग होना चाहिए कि हमें कौन सी बात बोलना है, कौन सी बात नहीं बोलना, और उसके हमारे बोलने का परिणाम क्या जाए। आदरणीय अभी रमेश शर्मा जी ने बहुत अच्छा कहा कि इस देश में चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, चाहे नीला हो, सबका सम्मान है, चाहे गरीब हो, चाहे ऊंच हो, चाहे नीच हो। यदि कांग्रेस का जनाधार खो देते तो कहते हैं नहीं गरीबी हटाओ, अमीरों के खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इनका कोई गाइडलाइन नहीं है। और कुछ भी अनायास, कमलनाथ को देखिए आप, कभी भी यदि आप आते हैं तो महिलाओं के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे। दिग्विजय सिंह को देखिए, कभी भी कोई बात आ जाए, आपको टीवी में बने रहना है तो आप इस देश के खिलाफ, इस महिला के खिलाफ, धर्म के खिलाफ और भारत के खिलाफ आपको बोलने के लिए आपको आजादी, फ्रीडम सबको मिला है। आज फ्रीडम हमें भी मिला है, हम भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारी एक मर्यादा है, हमारी एक संवैधानिक सिस्टम है। ये थोड़ी कि आप देश के खिलाफ कुछ भी कहें और देश आपको बर्दाश्त कर जाए। फ्रीडम है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि देश की मान मर्यादा को हम ताक पे रख देंगे। फ्रीडम उतनी ही ठीक होती है जितनी की हमको फ्रीडम दी गई है, उससे अधिक बोलना देश के खिलाफ में ये कितना बड़ा अपराध हो सकता है। देखिए मनीष जी, देश के खिलाफ जब जाते हैं, मैं देखता हूँ कि यहाँ गैस कांड हुआ भोपाल में, और गैस कांड के बाद यहाँ के लोग विदेश गए और कहा भारत बहुत गरीब है, आप दीजिए भारत को, और वहां से लोगों ने भारत के नाम पर मांग करके अपनी तिजोरी भरे। आज जो हमारे देश का, भारत का संविधान, यहाँ क्या नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, सोना है, यहाँ हीरा है, जवाहरात है, ये मिट्टी हमारी उपज है, ये हमारी मातृभूमि है, हमारे देश में है क्या नहीं। बिल्कुल ठीक। वो तथाकथित लोग जिन्हें भारत के बारे में जानते नहीं, इस भारत के गर्व के बारे में नहीं जानते, इस देश के संविधान के बारे में नहीं जानते, वो आज भारत के खिलाफ जाके विदेशों में निंदा करते हैं, और ऐसे निंदा करने वालों को भारत में कहीं स्थान भी नहीं है, और हम लोग उनको उचित भी नहीं समझते। बिल्कुल ठीक है। विभांशु जोशी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि रमेश शर्मा सर ने कहा कि कहीं भी भारत में रंग भेदी, रंग के आधार पर किसी से भेद नहीं किया जाता। भगवान विष्णु का भी जिक्र किया, भगवान श्री कृष्ण ने कब किया। संविधान की अगर बात करूं तो संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम किसी के भी साथ में, चाहे रंग के आधार पर हो, जात के आधार पर हो, धर्म के आधार पर भेदभाव न करें। लेकिन जो नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो क्या ये जो टिप्पणियां हैं संविधान विरोधी नहीं है? देखिए, सैम पित्रोदा जी ने
जो ये बयान दिया, चमड़ी के रंग के आधार पर जो बिल्कुल। भेदभाव किया है, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल और इस तरीके का बयान तो कतई भारत के अंदर क्या पूरी दुनिया में भी स्वीकार्य नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहूंगा कि ये सैम पित्रोदा जी का ये बुरा बयान महात्मा गांधी के सपनों के खिलाफ है, बिल्कुल। महात्मा गांधी के लंबे संघर्ष के खिलाफ है। ये उनका बयान, सैम पित्रोदा जी का यह बयान हमें साउथ अफ्रीका के 1948 के उस कानून की तरफ लेके जाता है जो साउथ अफ्रीका ने रंग भेद के लिए बनाई थी, जिसमें गोरे और काले अलग अलग मकानों में निवास करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं सैम पित्रोदा जी इस तरीके से प्रभावित होकर पहले अमेरिका से विरासत टैक्स लेकर आते हैं, अब वो साउथ अफ्रीका की वो पुरानी बातें जो दुनिया में पूरी तरीके से नकार दी गई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, वो भी रंग भेद के खिलाफ स्पष्ट तौर पर कहता है। और जो कि आपने कानून की कार्रवाई की बात कही, वो भी मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत का संविधान तो जो समानता का हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें अनुच्छेद 15 में साफ तौर पर कहता है कि रंग के आधार पर, जो नस्ल के आधार पर कोई भेद नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, जिसके आधार पर पूरे दुनिया में व्यवस्थाएं चलती हैं, जिसके आधार पर मानवाधिकार कानून देश में, भारत में भी बना है, उसमें भी रंग के आधार पर भेद करना बिल्कुल गलत है। यदि ऐसा किया जाता है तो वो नहीं होने देना चाहिए। मैं तो यहाँ पर यह कहूंगा कि कानूनन तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को इसे स्वतः संज्ञान में लेकर सैम पित्रोदा जी को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और भारत सरकार को निर्देश देना, अनुशंसा करनी चाहिए कि इस पर कोई कड़ी कार्रवाई करे। कांग्रेस को भी अपने स्तर पर इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये देश के अपमान का मामला है। देश का जो अनेकता में एकता का जो सूत्र है, उसको तोड़ने वाला बयान है। कांग्रेस को तत्काल प्रभाव से सब काम छोड़कर एक निंदा प्रस्ताव पारित करना चाहिए। किसके खिलाफ? सैम पित्रोदा जी के खिलाफ, कि उनका बयान भारत की धरती के लोगों का नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर भेद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि हम ये सिर्फ महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, नेल्सन मंडेला की जो साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी संघर्ष की लड़ाई थी, जो इतने सालों उन्होंने जेल में रहकर अपनी लड़ाई लड़ी, उनका भी अपमान है, क्योंकि उन्होंने भी रंग भेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे बयान सैम पित्रोदा जी के लिए, भारत के लिए अपमानजनक हैं। उनके ऊपर शासन स्तर पर भी और कांग्रेस द्वारा भी उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, वरना दुखद होगा। जिस तरह से आप यहाँ पर निंदा प्रस्ताव की, क्योंकि आपने यहाँ पर बात कह दी सैम पित्रोदा के लिए, लेकिन अब ये पॉसिबल कैसे? अभिषेक शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, पुराने सलाहकार हैं, वो राजीव गांधी के समय से उनके सलाहकार रहे हैं सैम पित्रोदा जी, और जिस तरह से अब जैसे शुभकरण पांडे जी पहले बोल रहे थे कि टीवी में आने के लिए या फिर आप चर्चा में आने के लिए इस तरह के जो बयान दे देते हैं, क्या वो ठीक है? लाखों अनेकों भारतीयों की जो आप भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्या वो ठीक है? और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप कांग्रेस इससे किनारा कर रही है, आज भी प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यूएस में जो बयानबाजी की गई उसको यहाँ पर मुद्दा बनाया जा रहा है। क्या उनका ये कहना ठीक है? पार्टी को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अभिषेक शर्मा जी। बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस यही तो फंसी हुई है। उसका रीजन क्या है? आज जो है 3 चरण के चुनाव हो गए हैं और वो लगातार भाजपा की प्रोपेगेंडा में फंसती जा रही है, और उनके जो लीडर्स हैं उनका विजन क्या है, वो क्या कमिटमेंट करे। सैम पित्रोदा है कौन? उड़ीसा से हैं, गुजरात से ताल्लुकात रखते हैं, और उनका जो है विदेशों में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो है वो अध्यक्ष हैं। आप जो है विदेश में बैठ के इंडिया को किस तरीके से, जैसे रमेश शर्मा जी ने बताया कि आर्य समाज हमारे यहाँ विविधता है, भारतीय उपमहाद्वीप में पूरे कॉन्टिनेंटल आते हैं। भारतीय जो उपमहाद्वीप है कॉन्टिनेंटल है, इसमें अफ्रीकन भी हैं जी। आपको उदाहरण, आप एग्जांपल सेट क्या करना चाह रहे हैं? मैंने उनका इंटरव्यूज जो है वो पढ़ा। अब वो एग्जांपल मुझे लगता है सैम पित्रोदा जी पद्म विभूषण विभूषित हैं, उनको कई अवार्ड मिले हैं, पर वो एग्जांपल क्या सेट करना, वो ये सेट कर रहे हैं कि क्या साउथ केरला से साउथ अफ्रीका 7000 किलोमीटर दूर है, तो क्या केरला वाले साउथ अफ्रीकन हो गए? ये कैसा उदाहरण है? मतलब आप जो है, जैसे जोशी साहब ने बोला कि नेल्सन मंडेला ने कितना संघर्ष किया, नस्लीय भेद, रंग भेद दोनों के लिए उन्होंने काम किया, और आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और आप देखिए, मैं मध्य भारत से हूँ, मैं मध्य प्रदेश में मेरी कई पीढ़ी गुजरी। अब मैं मध्य भारत, इसका तो बताया नहीं कि मध्य भारत कौन से देश से प्रतीक रखता है। भाई मध्य प्रदेश वाले कहाँ जाएंगे? हम सब भारतीय। देखिए, बाउंड्रीज उन्होंने जो सैम पित्रोदा ने जो चीजें
अगर आप देखें तो उन्होंने जो भारत की बाउंड्रीज पे जिस पर विवाद चल रहा है, आपने ईस्ट को चाइना बता दिया। अरे क्या मतलब ईस्ट वाले क्या चाइना की सपोर्ट में जाके काम करेंगे? और फिर ये ज्योग्राफिकल स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता आपने है। यही किया है आपने, और ये क्या करना चाह रहे हो? मतलब जहां देखिए भाजपा को मौका ही दे रहे हैं ये, बिल्कुल। और आज वोट परसेंटेज आप देखिए 400 पार का नारा, लगातार संविधान की चीजें हुई और वोट परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ गया। बिल्कुल बढ़ा कि नहीं? अभी तक काम था, तीसरे चरण में वोट परसेंटेज बढ़ा गया। क्यों? कांग्रेस को सोचना चाहिए, उसने आरक्षण के मुद्दे को बहुत हवा दी, उसने संविधान के मुद्दे को बहुत हवा दी, और इसी का पूरा पूरा फायदा नरेंद्र मोदी और उनकी सभा को मिला। बिल्कुल। और इसी का आधार ये बना कि वोट परसेंटेज बढ़ा। बिल्कुल। देखिए निंदा प्रस्ताव तो बिल्कुल होना चाहिए, और निंदा प्रस्ताव नहीं, अगर भारतीय संविधान के खिलाफ जाकर अगर हम, भारत ने हमेशा यूएस में, इंग्लैंड में श्वेत क्रांति आई थी, मतलब उसमें नस्लीय भेद की, कौन गोरा है कौन काला है, उसके लिए भी भारत ने विरोध दर्ज कराया था, उसके ऊपर काम भी किया। और आप अगर ये सब क्यों, और वो कांग्रेस के टाइम पर भी हुआ था, ऐसा नहीं है भाजपा के टाइम पर हुआ था। 10 साल पहले जो है कांग्रेस के टाइम पर ही, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय काम हुआ, काफी काम हुआ। विदेश मंत्रालय ने अपोज किया था इंग्लैंड में और यूएस में जाके कि नहीं, नस्ली और रंगभेद नहीं होना चाहिए। सैम पित्रोदा ने क्या किया? अपनी ही सरकार को कटघरे में पूर्व सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, और भारतीय होने के नाते उन्होंने भारतीयों का अपमान भी कर दिया। बिल्कुल ठीक। बहुत ही निंदा प्रस्ताव तुरंत जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। संदीप पाठक सर, आपसे जानना चाहूंगा, अगर हम उनके भड़काऊ बयान या विवादित बयानों की फहरिस्त देखें तो काफी लंबी है, लेकिन कुछ जो मोटे मोटे बयान है मैं आपको सुनवा देता हूँ। उन्होंने पहले विरासत टैक्स की बात की, इससे पहले उन्होंने सिख दंगे जो हुए थे, सिख विरोधी दंगे, उनमें उन्होंने राजीव गांधी को मास्टरमाइंड बताया, और इस पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई थी। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर पर भी बयान दिया कि मंदिर बनेगा तो रोजगार नहीं मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई उस पर भी सवाल खड़े किए उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने मिडिल क्लास को बताया कि उन्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, तो क्या मिडिल क्लास स्वार्थी है? इसके अलावा उन्होंने 1-2 बयान और दिए हैं जिस पर हमेशा विवाद रहा, लेकिन अब जो नया बयान है उनका, इससे पार्टी बैकफुट पर आ गई है। तो क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई नुकसान उठाना पड़ेगा, और उठाना पड़ेगा तो कितना? देखिए, सैम पित्रोदा जी जो है वो कांग्रेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की चीज है, लेकिन देश के लिए नहीं। रही बात उनके पुराने बयानों की, तो एक हिंदी में पढ़ाया जाता था, उसका रिवर्स शब्द वही है, सिर्फ उसके स्थान बदले हैं कि जहां जहां मैं गया, हाँ बिल्कुल, वहां वहां भूकंप आया, और जहां जहां भूकंप आया वहां वहां मैं गया। बिल्कुल। तो इनकी स्थिति चाह तो ये रहती कि जहां जहां भूकंप आया वहां सैम पित्रोदा का उपयोग हो, बिल्कुल, लेकिन ये जहां जहां गए वहीं भूकंप आ गया। बिल्कुल ठीक है। तो इस स्थिति में जो सैम पित्रोदा जी का कहना है, और इनकी बात एक्चुअल में ये विषय मतलब बड़े दुखद स्थिति में, जितने अपन अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लोगों का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल, एक्चुअल में सैम पित्रोदा जी के सामने उन सब का जिक्र करना ही उनका अपमान है। बिल्कुल। सैम पित्रोदा जी उस स्थिति के व्यक्ति ही नहीं है कि नेल्सन मंडेला से उनकी कोई तुलना हो। मतलब इसको आप, लेकिन जोशी जी का आशय, मतलब मैं उसको उनका आशय वो नहीं है, उनका आशय बिल्कुल ये कि ये इस लायक है इनको इनका भंजन हो अच्छी तरह, बिल्कुल। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि हम लोग इनको बड़ा बना देते हैं। बिल्कुल। और इस स्थिति में सैम पित्रोदा जी के जो जितने भी बयान अभी तक आए, अब मिडिल क्लास फैमिली की बात जैसे आपने कही, एक छोटी सी बात है, हम सब मिडिल क्लास हैं। मिडिल क्लास वाला व्यक्ति अपनी 2 जून की रोटी के लिए भटकता है, क्योंकि वो अपने स्तर से नीचे भी नहीं गिर सकता और ऊपर आने की उसकी हैसियत नहीं है। तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा उस स्थिति में? तो सैम पित्रोदा जी के पास तो कोई योजना है नहीं, बस वो मॉरल बूस्टअप करने के लिए यदि कह रहे हैं कि मिडिल क्लास को ये नहीं करना चाहिए और अपर को ये नहीं करना चाहिए, तो अप्रासंगिक बात है। और इसको मुझे नहीं लगता कि इस विषय को कोई, सैम पित्रोदा जी के इस बयान को कोई गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उसमें देखिए एक बात बड़ी गहरी है। इसको अगर पॉजिटिव लें, सैम पित्रोदा जी ने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहा, किसी का हमको कहीं चाइना से, कभी दक्षिण अफ्रीका से, पूर्व उत्तर में कहीं और से, उन्होंने अलग अलग चीज कही। तो इनका कहना यह कि भारत का इतना सामर्थ्य है कि इतने देशों को अपने अंगीकार कर ले सकता है। ये अगस्त का देश है, यहाँ समुद्र पीने की ताकत है। बिल्कुल, हम लोग समुद्र पी सकते हैं, समुद्र सुखा सकते हैं, ये वो देश है। तो पित्रोदा जी बहुत छोटी बात है ये उनके लिए, और ये सब चीजें मुझे नहीं लगता कि इसका कहीं इम्पैक्ट आएगा। और राजनीति तो देखिए अब चरण निकल चुके हैं, और सैम पित्रोदा जी के लिए मुझे नहीं लगता कि अपन लोगों को, क्योंकि कोई योजना और कुछ पॉजिटिविटी के साथ कुछ काम करना हो तो तथ्य और आंकड़ों की जरूरत है। पित्रोदा जी के लिए तो आंकड़ों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है संदीप पाठक जी। अब
आंकड़ों की क्योंकि यहाँ पर आपने बात कर दिया और जिस तरह से आपने बताया कि अगर इसको पॉजिटिव वे में ले तो कहीं ना कहीं हमारा भारत जो है वो यहाँ पर विविध प्रकार के, अब जिस तरह से आपने बताया कि पूरा जो देश है वो भारत में हम देख सकते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। प्रवाल सक्सेना जी, आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन जिस तरह से अब विदेशी मानसिकता बनाम स्वदेशी सोच, इसको अगर हम रखकर देखें तो किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि हमारी चुनाव की जो लड़ाई है कांग्रेस उसमें लगातार फंसती चली जा रही है। सैम पित्रोदा जी के जो बयान है वो खुद के बयान हो या फिर मंगलसूत्र, विरासत, टैक्स और अब तो चमड़े के आधार पर जो भेदभाव कर दिया है उसको लेकर पॉजिटिव आप इसको लेंगे या फिर नेगेटिव इसको लेंगे? देखिए, सैम पित्रोदा जी जो बात हो रही है वो शेमफुल है। उसमें हम सबको शर्मिंदा होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा था कि रंग की बात कभी हुई नहीं है। गोरे रंग की भी पूजा हुई है और सांवले रंग की भी पूजा हुई है और नीलकंठ की भी पूजा हुई है। तो हमारे यहाँ रंगों पे कभी भेदभाव हुआ ही नहीं। ये तो अंग्रेजी गुलामी मानसिकता का प्रतीक रहा, जिन्होंने हमको गोरा और काला में बांट दिया। जहां तक सवाल इस बयान का है, तो कुछ लोग जो है वो टीआरपी बनाना चाहते हैं, कैसे भी हम चैनल में, अखबारों में, मीडिया की सुर्खियां बने रहें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत माता को भी अपमानित करते हैं। वो सोचते हैं अगर हम भारत माता के बारे में बोलेंगे तो दरअसल मीडिया को इन तमाम लोगों का एक प्रकार से बहिष्कार करना चाहिए। इन पर चर्चा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी चर्चा करने से हम कहीं ना कहीं खुद ही शर्मिंदा हो रहे हैं। और ये विविधता भरा देश जो है, इसकी जो संस्कृति है, इसकी जो विरासत है, वो कितनी गौरवशाली है, कितना यहाँ पर हमारा जो इतिहास है, हमारे जो आप महाभारत देख लीजिए या हमारी गीता को पढ़िए, रामायण को पढ़िए, तो आप देखेंगे कि कितना हर वर्ग के साथ में, सबके साथ में किस तरह से न्याय हुआ है। और अन्याय भी कहीं दिखता है तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो भी न्याय है। तो यहाँ की जो पद्धति है और ये कांग्रेस के अंदर ये जो इस टाइप के लोग हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से ये हुआ कि जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके जो सलाहकार रहते हैं वो उनको रेडीमेड कुछ ना कुछ देते रहते हैं। इनकी खुद की उपज तो रहती नहीं है। उन्होंने कहा साहब गरीबी तो मैंने किताबों में पढ़ी थी। तो ये तमाम जो चीजें जब खुद अनुभव नहीं करते, खुद सड़क पर नहीं घूमते, खुद नहीं जाते, खुद और वास्तविक लोगों से नहीं मिलते, शशि थरूर जैसे लोग भी इनके यहाँ हैं, तमाम लोग हैं जो हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं जिससे पूरी भारतीय संस्कृति तो कहीं ना कहीं जो है वो धब्बा लगता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे तमाम लोगों की अब बहिष्कार करने की जरूरत है और इन लोगों को बिल्कुल पर चर्चा ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना भी चाहिए। रमेश शर्मा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये सैम पित्रोदा का बयान सामने आया, उसी वक्त 4 राजनीतिक दलों ने इस बयान से किनारा किया। अगर हम बात करें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, तो उन्होंने कहा कि ये बयान इंडिया गठबंधन से किसी भी तरीके से ताल्लुकात नहीं करता है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जो जयराम रमेश है, उन्होंने कहा कि भारत की विविधताओं की जो उपमा दी गई है, हम इस बयान को बिल्कुल भी सहमत नहीं है और ये बयान कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा कि ये उनके निजी विचार हो सकते हैं। इसी तरीके की अगर बात करूं मैं आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने कहा कि ये सैम पित्रोदा का अपना खुद का बयान है, इंडिया गठबंधन या हमारी पार्टी इस बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया है। निश्चित रूप से ये जो कदम इन पार्टियों ने उठाए हैं, स्वाभाविक रूप से फिलहाल अपने बचत के लिए उठाए। यद्यपि ये कदम इनका उठाना संतोषजनक है, उस बयान से खुद को किनारा करना, क्योंकि ये सत्य के बिल्कुल विपरीत है। तो ये अपनी बचत के लिए उठाए हैं। इसके बजाय इन सबको उसकी निंदा भी करनी चाहिए, जो कि किनारे करने, क्योंकि सैम पित्रोदा का बयान सत्य के बिल्कुल विपरीत है। आपका 1 मिनट का समय लेकर मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले वक्त गोरे और काले का बताया, हमारे एक देवता गोरे हैं और एक काले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 9 देवियों में भी देखेंगे तो आप एक जो है एकदम शुभ्र हैं, चंद्रमा के समान, और एकदम महाकाली हैं। तो कुल मिलाकर के देवी के 9 रूप हैं। अब केरल के दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत का क्षेत्र भगवान परशुराम जी ने परशु समंदर में फेंक करके धरती ली और उसको बसाया। अभी अक्षय तृतीया उनका अवतार दिवस आ रहा है। ये देख लीजिए, सारे के सारे पुराणों में वर्णन है। तो इसका अर्थ है वहां के जो निवासी हैं वो कहीं दूसरी जगह से आकर के नहीं बसे हैं, वो धरती समंदर से भगवान परशुराम जी ने निकाली है और लेकर के उसमें बसे हैं। अब एक सवाल ये आता है मनीष जी कि किसी का रंग गोरा क्यों होता है और किसी का रंग काला क्यों होता है। इसको अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो साइंटिफिक तरीके से भूमध्य रेखा के दूर आप जितने चले जाएंगे, रंग आपका हल्का होता चला जाएगा, और भूमध्य रेखा के करीब आप जितने जाएंगे आपका रंग को काला होता चला जाएगा। एक बात। दूसरी बात,
ये जो हमारी जीवन शैली है और जीवन शैली से जो हमारा विचार उत्पन्न होता है वो विचार हमारे जीन्स पर और कोशिकाओं पर फर्क डालता है। इसको अगर मैं वैदिक भाषा में कहूँ तो वैदिक भाषा में ये होगा कि गर्भाधान संस्कार से लेकर के यज्ञोपवीत संस्कार तक माता के मन में जो विचार आते हैं, जिस तरीके से पुत्र का पालन पोषण होता है वैसे उसके विचार और रंग बनता है। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो सांवले पैदा होते हैं, थोड़े दिनों बाद गोरे हो जाते हैं, जो गोरे पैदा होते हैं वो सांवले हो जाते हैं। यदि इसी बात को मैं विज्ञान की भाषा में कहूँ तो विज्ञान की भाषा में ये माना गया है कि गर्भ अवस्था से लेकर के 5 वर्ष की उम्र तक उस बच्चे के विचार और रंग उसमें फाइनल होते हैं। इसलिए जो हमारे यहाँ सावधानी बरती गई है, गर्भाधान संस्कार से लेकर के पुंसवन, सेमंतुनयन, जात कर्म, वो जो सारे संस्कार जो हमारे आते हैं 5 वर्ष की आयु तक, वो केवल बच्चे के अच्छे निर्माण के लिए। तो अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में काला रंग है, मैं एक उदाहरण दूसरा देना चाहता हूँ। राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में आप जिसको देखेंगे उसका रंग काला है, वनवासी क्षेत्र में राजस्थान में देखे नगरीय क्षेत्र में गोरा है, वनवासी क्षेत्र में काला है। कितने वनवासियों के राम के नाम के आगे राणा लगा हुआ है और कितने वनवासियों के कितने नगरवासियों के नाम के आगे भी राणा लगा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि जंगल में रहना, खुली सीधी सूरज की किरणें पड़ती हैं, सीधा आकर के बरसात पड़ती है, तो सारे के सारे जो हमारी 6 ऋतुएं हैं वो सीधी की सीधी सिर पर पड़ती हैं, मुंह पर पड़ती हैं। इसलिए वन में क्षेत्र रहने वाले या खुले में रहने वालों का ज्यादातर रंग काला होता है, विषुवत रेखा से दूर रहने वालों का रंग काला होता है। दक्षिण भारत भगवान परशुराम जी के द्वारा अर्जित जमीन पर बसी हुई जमीन है, वो हमारे भारतीय है, हमारा ही एक अंग है, हमारा ही एक अंश है। देश काल परिस्थितियों के कारण अगर उनका रंग अलग है तो वो हमसे बिल्कुल दूर नहीं है। लेकिन जिस तरह से रमेश जी आपने ये पूरा विश्लेषण किया बहुत ही अच्छा, क्योंकि हमारे भारत में हम देखते हैं काला गोरा जो सभी रंग है, सभी जो लोग एक साथ रहते हैं, और कभी हमारे भारत में इस तरह की बात को लेकर भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये मान लिया जाए कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, कभी नारी सम्मान को लेकर और अब तो जो रंग रूप को लेकर जो भेद किया जा रहा है, कांग्रेस की परंपरा कहीं ना कहीं ये चली आ रही है। शुभकरण पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब नारी सम्मान की हम बात कर ले, विरासत टैक्स को, क्योंकि पहले सैम पित्रोदा जी विदेश से विरासत टैक्स को लेकर आए, अब वो चमड़ी के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर जो भेदभाव करने की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा को ये स्पष्ट कर रहा है। देखिए पिछले जी, जो शब्द आप कह रहे हो, जिस सज्जन का नाम ले रहे हो, मैं नाम नहीं लेना नहीं चाहता हूँ, है ना, और देश नहीं, इस पे ऐसे व्यक्ति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव होना चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि साहब इनका स्वाविचार है, भाई पार्टी के सलाहकार कौन है? राजीव गांधी के सलाहकार कौन थे? यही सज्जन थे। और राहुल के सलाहकार कौन है? यही सज्जन है। बिल्कुल। तो अब जब ये विदेश में जाकर के देश के खिलाफ कोई बात कहे तो उनका स्वाविचार है, और जब इनके हित की कोई बात आ जाए, कांग्रेस ने ये कहा भी है कि वो हमारे वरिष्ठ नेता तो है, लेकिन हम उनके इस विचार से ताल्लुकात नहीं रखते। देखिए ऐसा है, जिस तरीके से वरिष्ठ नेता उनकी बात कर रहे हो, ये एक बचाव है उनका, एक बचाव करने का है, क्योंकि अब इस समय कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं। कांग्रेस सब कुछ खो चुकी है। आज आप मनीष जी, आप ध्यान रखिए कि इस देश में, इस भारत की वसुंधरा में यदि हमारे पास कुछ है तो सब कुछ है, धर्म भी है, सत्य भी है, और सब कुछ यहीं से मिला। और अब जब आप इसके चमड़ी गोरे की बात कर रहे हो, अभी हमारे आदरणीय रमेश शर्मा जी कह रहे थे कि भाई देश, आप ये बताइए, आज मैं भोपाल हूँ, भोपाल की भाषा कैसी है? आप सागर में चले जाओ, तत्काल क्षेत्रीय भाषा चेंज हो जाएगी। आप कटनी चले जाओ, क्षेत्रीय भाषा। तो जब हमारे मध्य प्रदेश में 50 किलोमीटर में भाषा चेंज होती है, तो निश्चित तौर पे कोई व्यक्ति यदि विदेश जाता है और कहा तो उसका भाषा भी चेंज होगा, रंग भी चेंज होगा, मानसिकता भी चेंज और मानसिकता भी चेंज होगी। आज हमारे यहाँ सांस्कृतिक परंपरा, जिस तरह सनातन में आज जिस तरीके से बहू आती है, बेटी आज वही हमारी बेटी दूसरे के घर में बहू बन के जाती है, और बहू बनने के बाद वही माँ बनती है ना। तो ये हमारा सनातन धर्म है, ये मर्यादित सनातन धर्म है। राम भी यदि वन को गए तो सत्य को लेके गए, कहीं ऐसा वन में नहीं आया कि राम कहीं धर्म का उल्लंघन किए। तो क्या होता है, कांग्रेस सोचती कि जब हमारे पास कुछ नहीं है तो देश के खिलाफ ऐसी बात कर दो जिसको चर्चा करने लगे। पाठक जी ने हमारे बहुत अच्छा कहा कि ऐसे व्यक्तियों को तो नाम लेना ही नहीं चाहिए, और जो देश के खिलाफ बोले और देश के खिलाफ बात करे, ऐसे व्यक्ति का क्या बात करना है जिससे देश से प्रेम नहीं है? अरे इसी देश में, इसी भारत में जन्मे, यहीं रहे, आज आप विदेश चले गए तो विदेश में जाकर के वहां भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ
सख्त सख्त निंदा प्रस्ताव होना चाहिए। और मैं तो इस सरकार से मांग करता हूँ कि इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। विभांशु जोशी सर, आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि शुभकरण पांडे सर बता रहे हैं, भारत में इतनी विविधताएं हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं कि यहाँ पग पग पर बोलियां चेंज हो जाती है, पग पग पर भाषा चेंज हो जाती है, पग पग पर यहाँ की वेशभूषा चेंज हो जाती है, खान पान चेंज हो जाते हैं, और अब उनकी जो मानसिकता चेंज हुई है वो विदेशी मानसिकता है। विदेशी मानसिकताओं को कांग्रेस क्यों एक्सेप्ट करके रख रही है? कांग्रेस कार्रवाई कब करेगी? बिल्कुल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार जिस तरीके से उनके कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा जी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, और देखिए भारत की विविधता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना कर रहे हैं। देखिए इस बयान में दो बड़ी बातें दिखती हैं। बिल्कुल, पहली तो भारत के अंदर ही उन्होंने 4 राज्यों में बांटकर उसको भेदभाव किया, जबकि हमारे भारत के संविधान में ऐसा कोई अंतर नहीं है। हमारे भारत के संविधान के अंदर अनुसूची में राज्यों का नाम है। इस तरीके से 4 स्थिति से भेदभाव नहीं है। तो वह जानबूझकर ऐसी चीज जो हमारे संविधान में नहीं है उसके आधार पर उस भेदभाव को पैदा कर रहे हैं, विभाजन की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं। तो ये 2 बड़ी गलतियां हैं सैम पित्रोदा जी के बयानों में। और मैं, जैसा कि प्रियंका गांधी जी का आपने बयान बताया कि उसे राजनीतिक टूल दे रहे हैं, एक ऐसा वो बोल रही हैं जैसा कि आपने बताया, मैं आदरणीय प्रियंका गांधी जी से कहना चाहता हूं ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रवाद का मुद्दा है। बिल्कुल, हमारे देश का अपमान है, और इस पर तो सिर्फ कांग्रेस को नहीं, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति की निंदा करनी चाहिए जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भारतीयों की तुलना करना है, ये दुर्भाग्य है। आज हम मेट्रो सिटीज की बात कर रहे हैं। मेट्रो सिटीज का मतलब होता है जहां पर दुनिया पूरे देश के लोग एक साथ आकर काम करते हैं एकता के साथ। हम स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं। ऐसे में राज्यों में रंग के आधार पर भेदभाव, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सनातन संस्कृति के भी खिलाफ है, क्योंकि देखिए हम आदरणीय शंकराचार्य जी को देखें, उन्होंने देश को विचारधारा के आधार पर 4 मठों की स्थापना करी और हमारा जो एकता का सूत्र है उसको मजबूत किया था। तो ये तो इस तरीके का रंग भेद के आधार पर विभाजन करके सनातन संस्कृति और राष्ट्र के एकता के खिलाफ मानता हूं मैं, और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी विलंब होना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ठीक का विभांशु जी, तत्काल कार्रवाई की मांग क्योंकि अब सरकार की ओर से भी और कहीं ना कहीं जो हमारे भारतीय हैं उनकी ओर से भी अब की जाएगी, क्योंकि इस तरह से देश को बांटना बिल्कुल भी ठीक नहीं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये है। अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है? कभी सनातन से परहेज करते हैं, कभी भारतीयों के लिए अपशब्द कहे जाते हैं। विपक्ष इसमें घिर तो रहा है और बीजेपी को मुद्दा भी मिल रहा है, लेकिन सवाल यही कि विपक्ष को सनातन से, हमारे भारत से, हमारे भारत की नीति रीति से इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए, कांग्रेस जो है ना, पहले भी मैं कह चुका हूँ, अपना विजन क्लियर नहीं कर पा रही है, कोई स्टैंड नहीं ले पा रही है कि हमको करना क्या है और अपने लोगों को किस तरीके से पब्लिक में क्या स्टेटमेंट देना है। आप विधानसभा देखिए, मध्य प्रदेश में भी हर जगह विधानसभा जो अपने राज्यों में हुए थे, तब भी आप देखो उनके किसी ना किसी नेता ने ऐसे बयानबाजी दी है जिससे उन्हीं को नुकसान होना पड़ा। बिल्कुल। लोकसभा में आप देख लीजिए कि अभी अब जो अगले चरण में जो चुनाव हो रहे हैं वो पूर्ववर्ती और आसपास के जो साउथ है उन्हीं में ही ज्यादा सीटों पर चुनाव होने हैं, और आपने मुद्दा उठाकर कांग्रेस के हो या आप भाजपा के सहमति में आगे जाके ऐसे बयान दे रहे हो, तो फायदा किसको पहुंचा रहे हो? और ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है अभिषेक जी, आप समाजवादी पार्टी के आज ही देख लीजिए, राम गोपाल जी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर जो है वो बेकार का है। तो इस तरह के जो बयान है, सनातन विरोधी बयान जो है वो लगातार विपक्ष की ओर से आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो खुलकर बोला था राम मंदिर के बारे में। उन्होंने तो भगवान राम की जो अवतार है उनको ही बता दिया था। मनीष जी, ये कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, जब इलेक्शन आते हैं तो आप भाजपा में देखिए, क्या उनका एक स्टैंड अगर होगा, कोई मुद्दे होंगे तो उसको वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। कांग्रेस अभी तक ये नहीं सीख पाई, और वो कहते हैं कि हम 75 सालों से राज कर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने भी बोला कि 75 सालों से जो है उनके इसी स्टेटमेंट में, जो ये वाला स्टेटमेंट है राज्यों वाला और देश अंतर्राष्ट्रीय वाला, उसी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि वी ऑल आर ब्रदर्स। हम जो है 75 साल से बहुत अच्छे से रह रहे थे, परंतु आगे आने वाले कुछ सालों में हमको कठिनाइयां महसूस हो रही हैं। तो क्या कठिनाइयां हो रही हैं समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप बैठे हो विदेश में, आप वहां की यात्राएं ज्यादा कर रहे हो,
मैं तो कह रहा हूँ भोपाल में आ जाइए, भोपाल में आपको केरला भी दिखेगा, हमारे साउथ इंडियंस ब्रदर्स बहुत अच्छे से रह रहे हैं, हमारे जो है ईस्ट स्टेट्स के लोग बहुत अच्छे रहे हैं, और हम मध्य भारत के लोग भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और हमने कभी उनसे ये तुलना नहीं करी कि साउथ इंडिया में, तो पहली बार मतलब ये हम लोगों के लिए बहुत आश्चर्यचकित की बात है कि सैम पित्रोदा जैसा जो व्यक्ति है, जो हमारे भारतीय है और भारत में रहने के बावजूद वो हमारे देश के, हमारे लोगों की तुलनाएं अफ्रीकन, अरे भाई ये बोलते, उनको एग्जाम्पल अगर सेट करना था तो वो ये बोलते कि भाई जो है वो अफ्रीका के लोग भी भारत जैसे दिखते हैं, तो कुछ भारत के लोग अफ्रीका जैसे, व्हाट इज दिस? मतलब आप एग्जाम्पल सेट नहीं, मतलब आप इतने विद्वान होने के बावजूद भी आप अपने आप को बोलते हो, तो इससे विद्वानता आपकी पता चलती है कि आपको भारत का धर्म, अध्यात्म और यहाँ का भौगोलिक चीजें नहीं मालूम, और आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर और जाति के साथ साथ आप अब भौगोलिक के आधार पर लड़ाइयां करवाना शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल कि मतलब हम साउथ के लोग अलग हैं, क्योंकि वही फिर से बात आ गई ना कि बाउंड्रीज को लेकर ये लड़ाइयां करवाना चाह रहे हैं। और एग्जाम्पल अभी ये भी एक सेट है इशिता जी और मनीष जी, आप ये देखिए कि लगातार वो करें वी ऑल आर ब्रदर्स, मतलब वी ऑल आर ब्रदर्स, हम ब्रदर्स हैं क्योंकि हमारा तो भारत भाई तो है ही है ना, उसमें क्या आपको कुछ और एग्जाम्पल सेट करने थे, कुछ और चीजें बतानी थी, तो ये तो मतलब वो मुद्दा है ही नहीं कि मतलब आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपको चेक करना चाहिए। वो उदाहरण तो तब देते जब उनको भारत की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास और तमाम चीजों के बारे में जानकारी होती, वेदों के बारे में जानकारी होती, भारत के संविधान के बारे में जानकारी होती, एग्जाम्पल तभी सेट होते ना। यस बिल्कुल। संदीप पाठक सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इससे पहले 2 दिन पहले जो सोनिया गांधी है, उन्होंने एक पत्र लिखा, उन्होंने उसमें लिखा कि किस तरीके से मोदी सरकार पर निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि देश को खत्म कर रहे हैं, देश की अस्मिता को खत्म कर रहे हैं, संविधान को खत्म कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हीं की पार्टी के एक नेता का बयान ये सामने आया, तो क्या वो अपनी पार्टी के नेताओं और अपनी पार्टी को अंदर झांक के नहीं देखती है क्या? नहीं, बिल्कुल देखती हैं। नहीं, क्योंकि वो दूसरों पर आरोप लगा रही है, वो खुद की पार्टी के अंदर तो झांक कर ही नहीं देख रही कि हमारी पार्टी में क्या हो रहा है। नहीं, क्या होता है कि बहुत असली में क्या है, देखिए अंतर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि का मामला है। कुछ लोगों को दूर का साफ दिखता है, कुछ लोगों को पास का। तो ये तो नजर दृष्टि है, और नजर की दृष्टि के कारण अब सोनिया जी हो सकता है उनका विदेशों में ज्यादा नजर रहती हो, तो जो जहां दूर बैठा उनका देख पाती हूँ और देश के लोगों का नहीं सुन पा रही हूँ, तो ये उनकी एक अपनी मतलब वो हो सकता है, उसको दृष्टिदोष हो सकता है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है। लेकिन ये है कि भाई जैसा सैम पित्रोदा जी से पूछा, ऐसे सैम होता है उनका, है ना, तो उनसे पूछा कि भाई तो इसका मतलब क्या है? तो भाई हमने कहा हम लोग तो इतने कह सकते हैं कि सूर्य अवध में मिलेगा। मतलब ये है, तो उस हिसाब से सैम पित्रोदा जी का जो बयानबाजी है वो कहीं स्टैंड नहीं कर रही है किसी भी तरीके से, मतलब ये है। और वो सोनिया जी की जहाँ तक बात है, तो अब सोनिया जी का तो बयानबाजी अब ना के बराबर आ रही है आजकल, तो अब तो उनके मतलब मोर्चा संभाली वो दूसरे लोग हैं संभालने के लिए, तो ये है। और एक चीज और ये देखिए आप कि सैम पित्रोदा जी राजनीति के जो दिग्गज हैं, जो मतलब कांग्रेस के बिल्कुल स्टलवार्ड स्तंभ हैं, उन्हीं के सलाहकार हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मतलब देखिए अब मुद्दा तो मिलेगा ना बीजेपी को, क्यों नहीं मिलेगा? आप खुद ही बॉल फेंक रहे हो और बोल रहे हो हमको अब आउट करो, तो आप बॉल दे रहे हो, आउट करने के लिए भी बोल रहे हो, साइड में खड़े हो गए कि साहब मैं नहीं आप फेंक लो, भले ही ये बैटिंग मैं नहीं करूंगा। यही वाली बात होगी ना, बिल्कुल, कि आपने बॉल दे दी, सब कुछ करते, मैं बैटिंग नहीं करूंगा, हमको इस बॉल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं होता। वास्तव में आम मतदाता भ्रमित है, वो मुद्दे को पकड़ ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुद्दा चल क्या रहा है, क्योंकि आम जनता के बीच में मुद्दा तो ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है। जिस तरह से विपक्ष को हम देख रहे हैं, अनर्गल टिप्पणी और मुद्दा विहीन जो है वो विपक्ष अभी नजर आ रहा है। क्योंकि शुरुआत में अगर हम देखें, लगातार हम इस पर चर्चा करते हैं कि शुरुआत अगर हम देखें, मैनिफेस्टो जारी हुए, उसके बाद जो कांग्रेस थी वो सही पिच पर थी, महंगाई को लेकर वो बात कर रहे थे, बेरोजगारी को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चरण बीतते गए मुद्दे जो है वो शिफ्ट होते गए। प्रभात सक्सेना जी, मैं आखिरी टिप्पणी इस पर आपसे लेना चाहूंगी। अब जिस तरह से मुद्दा तो बीजेपी ने पकड़ लिया है, भारतीयों के अपमान इसको बता रहे हैं, विविधता का अपमान इसको बता रहे हैं, और तमाम चीजों पर बात हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब चौथे चरण के लिए जिस तरह से मुद्दे शिफ्ट हुए हैं, तीसरे चरण आते आते तक हमने देखा कि पहले बेरोजगारी, महंगाई, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, आरक्षण, मंगलसूत्र, विरासत टैक्स, और अब चौथे चरण के लिए आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दा भारतीयों का अपमान बन पाएगा? शायर ने कहा है, वो बिल्कुल सटीक बैठता है राहुल गांधी के लिए। ये मेले में घूमने वाले, तुझे नहीं पता तेरी दुकान कोई और चला रहा है। बिल्कुल ठीक कहा। आज के दौर में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि
हम क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो अपना खुद का ही वो नहीं पढ़ते हैं। हाँ। तो इस तरह वो बिल्कुल पदभ्रष्ट भी है, दृष्टिविहीन भी है, और ऐसे नेताओं का जो इर्द गिर्द उन्होंने जमावड़ा बनाया है, यही इनके दुख का कारण भी बनेगा। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दे के लिए बैठी हुई है। आप गेंद फेंकिए, उनको छक्का मारना ही है, तो फिर उन्होंने आखिरी गेंद पे छक्का मारने के लिए पूरी कोशिश कर ली। लेकिन क्या चौथे चरण के लिए इसे मुद्दा बना पाएगी? निश्चित रूप से ये पूरे भारतीय जो लोग हैं उनके लिए उनका अपमान है। आज रंग की बात करके आपने क्या सिद्ध कर दिया है। तो ये एक प्रकार से रंग भेद की जो नीति है, इसको लेकर जिस तरह से कहा गया, महात्मा गांधी हो चाहे नेल्सन मंडेला हो, सभी ने जो है संघर्ष किया है, और इसको मैं समझता हूँ कोई भारतीय बर्दाश्त भी नहीं कर पाया। बिल्कुल ठीक, और नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही ये बयान सामने आया वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना की रैली में थे। उन्होंने तो कह दिया कि जो शहजादे के जो फिलोसोफर है वो चमड़ी के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों का अपमान किया है। और चूंकि देखिए अब जो नेताओं के जो बयान है, ऐसा लगने लगा है कि जो बयानबाजी है वो उनका दैनिक कार्य बन गई है। अब चूंकि पार्टियां अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो ये बिल्कुल माना जाएगा कि पार्टियां उनको मौन सहमति दे रही है। पल्ला झाड़ना और उनको ये निजी बयान बताना, ये पार्टियों का एक दोहरापन है। ऋषि का बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी आपने, क्योंकि जिस तरह से अब हम लगातार मुद्दे शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं, एक बड़ी बात ही हम देख सकते हैं, क्योंकि आम मुद्दे जो है इस चुनाव से कहीं ना कहीं गायब दिख रहे हैं। अब एक के बाद एक जो मुद्दे हैं, अब पहले मंगलसूत्र, विरासत, टैक्स, आरक्षण को लेकर अब बात जो है वो भारत के अपमान तक आ गई है, भारत की अस्मिता तक आ गई। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। कार्रवाई इस पर निश्चित तौर पर होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि चौथे चरण के लिए जिस तरह से बीजेपी इस मुद्दे को हवा दे रही है, क्या ये मुद्दा चौथे चरण में बीजेपी का साथ दे पाएगा। फिलहाल समय हमें इतना ही इजाजत देता है, कल फिर मिलेंगे किसी एक अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।